अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को एक और नाम से बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलिए या रेजिस्टिविटी बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। यानी कि रेजिस्टिविटी को एक और नाम से बोला जाता है, किस नाम से? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलिए या रेजिस्टिविटी बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो चलिए देखते क्या होता है। मान लीजिए एक मटेरियल है या कंडक्टर बोलिए, इस कंडक्टर का लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसके पास रेजिस्टेंस क्या है? तो हम लोग अभी क्या पढ़े कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मान लीजिए इक्वेशन 1। एक और हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, इसको मान लीजिए 2। अब ये दोनों को क्या कीजिए? कंबाइन कीजिए। जब इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, L ऊपर एरिया नीचे। जब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जो हम कंबाइन किए तो क्या आ गया? L बाई A आ गया। अभी जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा, यानी कि जैसे ही इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो एक नया सिंबल आएगा ये, यानी कि ये कांस्टेंट आएगा और इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। यानी कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट आया है, इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं और बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ? अच्छा एक चीज और यहाँ पे देखिएगा कि ये एक्चुअली सिंबल क्या है? एक्चुअली सिंबल को हम लोग रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। एक्चुअली सिंबल है जो सिंबल रेजिस्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। ये जो सिंबल है जिसका नाम है रो, इस सिंबल को रेजिस्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? इसके लिए ज्यादा मत सोचें कि सिंबल क्या है। एक्चुअली सिंबल का नाम है रो, जो कि रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? अब इसको ना हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि R इक्वल टू रो L बाई A। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो RA इक्वल टू रो L हो जाएगा। अब यहां से रो निकालना है तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये L क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा, यानी कि RA बाई L क्या हो जाएगा? RA बाई L। तो देखिए यहां पे रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या रहा है? RA बाई L। ये रो जहां भी आप देखिएगा इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में तो आपको समझना है रेजिस्टिविटी। जहां भी आपको सिंबल दिखे रो, आपको समझना है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होता है? RA बाई L। अब आगे देखिएगा, इफ A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, L इक्वल टू 1 मीटर, यानी कि अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि मान लो कि इस कंडक्टर का एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर है। इस कंडक्टर का लेंथ कितना है? L है, यानी कि 1 मीटर है। देन रेजिस्टिविटी क्या होगा? तो रो इक्वल टू, अब इसमें हम क्या करेंगे? ये वैल्यू पर रखेंगे R1, एरिया की जगह क्या रखेंगे? 1 मीटर स्क्वायर यानी कि 1, लेंथ की जगह कितना रखेंगे? 1 यानी कि 1। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? R। ये क्या आया? रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस आ गया। अब इसको मैं समझाने जा रहा हूं, कि क्या आ गया कि जब हमने मटेरियल का या कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर माना, एरिया 1 मीटर स्क्वायर माना, तो इस मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी जो आया रेजिस्टेंस के बराबर आया। यानी कि जब एक मटेरियल या एक कंडक्टर का जब लेंथ 1 मीटर माना, एरिया 1 मीटर स्क्वायर माना, तो इस मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी था रेजिस्टेंस के बराबर आ गया। कहने का मतलब क्या है कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल is equal to the resistance of the material with ध्यान रखिए, ये रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल जो है रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल के बराबर आया। कब आया बराबर? इस मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी था, इस मटेरियल का रेजिस्टेंस के बराबर आया। कब आया? जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिए तब और लेंथ 1 मीटर लिए
तब आया है। यानी कि इस मटेरियल का रेसिस्टिविटी जो था वो बराबर है रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। कब आया? जब इस कंडक्टर का या इस मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया जब 1 मीटर स्क्वायर लिए तब, और लेंथ जब 1 मीटर लिए तब। और 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट। तो अगर एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर है यानी कि बोल सकते हैं यूनिट एरिया। 1 मीटर है लेंथ, तो क्या इसको यूनिट लेंथ बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि 1 को तो यूनिट ही बोलते हैं। यहाँ 1 मीटर स्क्वायर यानी कि यूनिट एरिया, 1 मीटर यानी कि यूनिट लेंथ। तो ये रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल के बराबर आया। कब? जब एरिया यूनिट एरिया लिए तब, जब लेंथ यूनिट लेंथ लिए तब। तो देखिए रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल विथ यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम। यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल जो होता है वो बराबर होता है रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल का। कब? जब यूनिट एरिया और यूनिट टाइम होता है, सॉरी यूनिट लेंथ होता है। क्लियर हुआ? अगर आपसे कोई पूछे कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, उसका डेफिनेशन बताएं, तो आप यही डेफिनेशन लिखेंगे। यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल विथ यूनिट एरिया यूनिट लेंथ। यानी कि ये क्या है? एक्चुअली बोल सकते हैं कि डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, डेफिनेशन भी बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी का। यानी कि अगर आपको रेजिस्टिविटी डिफाइन करना है तो आप यही लिखेंगे कि रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल विथ यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ। क्लियर? सिंपल कि रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल के बराबर कब आया? जब हम एरिया को यूनिट लिए तब और लेंथ को यूनिट लिए हैं तब। क्लियर हो गया? पक्का? चलिए आगे बात करते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। आप लोग हमेशा एक फॉर्मूला याद रखेंगे, R इक्वल टू रो बाई रो एल बाई ए। ये याद रखेंगे। इस फॉर्मूला से रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर भी निकाल सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर भी निकाल सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा आपको यूज होगा। और इस फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन बोर्ड में आता ही है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे इसका, और इसका हम न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे, सीखेंगे हम लोग। ठीक है? तो चलिए अब यूनिट की बात करते हैं रेजिस्टिविटी का। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी निकालना है तो देखिए रो इक्वल टू अभी क्या पढ़े? आर ए बाई एल। अभी जस्ट पढ़े कि रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया बाई लेंथ। अभी जस्ट पढ़े। अब यूनिट निकालना है तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। एरिया है तो इसका मीटर स्क्वायर होगा। ये लेंथ है तो लेंथ का मीटर होगा। 1 मीटर कट गया, ओम मीटर। यानी कि रेजिस्टिविटी का जो यूनिट जो होता है ओम मीटर होता है। यानी कि बोल सकते हैं कि ये जो ओम मीटर जो है एसआई यूनिट ऑफ क्या है? रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी बोले या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले, दोनों एक ही है। तो ओम मीटर जो होता है यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है या एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। अब आगे देखेंगे कि रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन फर्स्ट nature of the material, and then second temperature of the material। रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मैं वही बात करने जा रहा हूं। तो देखिए रेजिस्टिविटी जो होता है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, देन सेकंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो पहला बात करूं नेचर ऑफ द मटेरियल पे, तो सिंपल है कि अगर डिफरेंट मटेरियल होगा तो रेजिस्टिविटी भी डिफरेंट होगा। अगर रेजिस्टिविटी
अगर मान लीजिए कि मटेरियल डिफरेंट है तो रेजिस्टिविटी भी डिफरेंट है। सिंपल, यानी कि अगर नेचर ऑफ मटेरियल की बात करें तो सिंपल क्या है कि डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल रेजिस्टिविटी क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट रेजिस्टिविटी। यानी कि सिंपल है कि अगर मटेरियल डिफरेंट होगा तो रेजिस्टिविटी भी डिफरेंट होगा। जैसे मान लीजिए कि कॉपर है और एक सिल्वर है, तो दोनों अलग अलग मटेरियल है, तो दोनों का अलग अलग रेजिस्टिविटी होगा, दोनों का अलग अलग रेजिस्टिविटी होगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि रेजिस्टिविटी जो होता है नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। यानी मतलब डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट रेजिस्टिविटी। एक कॉपर है, एक सिल्वर है, तो दोनों का रेजिस्टिविटी क्या होगा, अलग होगा, अलग अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों अलग मटेरियल है। क्लियर? पक्का? सेकेंड, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। टेम्परेचर ऑफ मटेरियल पे रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कैसे करता है? अगर मान लीजिए मटेरियल कंडक्टर है, अगर मटेरियल कंडक्टर है तो रेजिस्टिविटी जो होगा टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। यानी कि अगर मटेरियल कैसा है, कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी जो होगा टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। जैसे कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस क्या था, डायरेक्टली डिपेंड करा था टेम्परेचर पे, उसी तरह से कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टिविटी जो होता है टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। बट अगर ये मटेरियल सेमीकंडक्टर है, अगर ये मटेरियल सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होगा टेम्परेचर पे इनवर्सली डिपेंड करेगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि अगर मटेरियल है कंडक्टर तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर जो होगा टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। बट अगर मटेरियल सेमीकंडक्टर है तो रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर जो होगा टेम्परेचर पे इनवर्सली डिपेंड करेगा। यहाँ पे क्या होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा कंडक्टर का, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर का घटेगा तो रेजिस्टिविटी कंडक्टर का घटेगा। यहाँ पे क्या है, अगर टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज करेगा, अगर टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज करेगा। क्लियर? तो आपने देखा कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। अगर मटेरियल कंडक्टर है तो डायरेक्टली डिपेंड करेगा, अगर मटेरियल सेमीकंडक्टर है तो रेजिस्टिविटी इनवर्सली डिपेंड करेगा टेम्परेचर। क्लियर? अब आगे देखते हैं कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड नहीं करता है। वो भी क्वेश्चन आता है, वो भी क्वेश्चन आता है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। इसको नोट करके बता दे रहा हूं। रेजिस्टिविटी does not depends on the shape and size of the material. रेजिस्टिविटी जो होता है मटेरियल के शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक कॉपर वायर है, ये क्या है, कॉपर वायर है। इसका लेंथ मान लीजिए 100 सेंटीमीटर है, लेंथ क्या है 100 सेंटीमीटर है, और इसका एरिया मान लेते हैं 20 मिलीमीटर स्क्वायर है। इसका एरिया कितना है 20 मिलीमीटर स्क्वायर है। मान लीजिए कॉपर है, इसका लेंथ 100 सेंटीमीटर है और इसका जो क्रॉस सेक्शन जो एरिया है 20 मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब इसी वायर को हमने क्या किया, स्ट्रेच किया, खींच के लंबा किया, स्ट्रेच किया। जब स्ट्रेच किया तो ये देखो क्या हो गया, लेंथ मान लो कि स्ट्रेच करके 100 से 200 कर दिया या 150 सेंटीमीटर कर दिया।
मतलब इसी वायर को, यही कॉपर वायर को स्ट्रेच करके हमने 150 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर कर दिया। अब एरिया डिक्रीज होके मान लीजिए 5 मिलीमीटर क्यूब हो गया, या जो भी था। एरिया एक काम करके इसको हटा देते हैं, ये हम रहने देते हैं और इसको A2 कर देते हैं। यानी कि एक कॉपर वायर है और इसका लेंथ 100 सेंटीमीटर था, क्रॉस सेक्शन A1 था। अब इसी कॉपर वायर को हमने स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करके हमने 150 सेंटीमीटर कर दिया। क्रॉस सेक्शन चेंज होके क्या हो गया, A2 हो गया। तो मान लीजिए जब कि इसका 100 सेंटीमीटर जब लेंथ था तो इस कॉपर वायर का रेजिस्टिविटी क्या था, ρ1 था। जब स्ट्रेच किया तो इसका रेजिस्टिविटी क्या हो गया, ρ2 हो गया। क्या हो गया, ρ2 हो गया। अब यहां पे बताना है कि ρ1 और ρ2 बराबर है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। सिंपल, फिर से रिपीट, एक कॉपर वायर है, इसका लेंथ 100 सेंटीमीटर था और एरिया क्या था, A1, और अभी इसके पास रेजिस्टिविटी क्या था, ρ1 था। बट जैसे इसको हमने स्ट्रेच किया, लेंथ को हमने 150 सेंटीमीटर कर दिया, एरिया भी चेंज होकर A2 हो गया। अब रेजिस्टिविटी ρ2 हो गया। बट अभी भी ये वायर क्या है, कॉपर का ही है, तो बताना है कि ये ρ2 जो है रेजिस्टिविटी इससे ज्यादा होगा, कम होगा या बराबर होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल जो होता है वो शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है। अब यहां पे बताओ, दोनों मटेरियल एक ही है कि नहीं, दोनों कॉपर है कि नहीं। शेप अलग अलग है बट मटेरियल एक ही है, तो शेप अलग है तो शेप पे डिपेंड ही नहीं करता है। और मटेरियल एक ही है तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। हाँ, कब चेंज होता, जब ये मटेरियल कुछ और हो जाता, तब ये मटेरियल कुछ और बना देते हैं तब रेजिस्टिविटी चेंज होता है। बट मटेरियल तो वही है, रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करता है, डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट रेजिस्टिविटी। बट यहाँ पे सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी भी सेम होगा। और रेजिस्टिविटी शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है। शेप से बढ़ाओ या घटाओ, साइज बढ़ाओ या घटाओ, डजंट मैटर, रेजिस्टिविटी वही रहेगा। बट अगर मटेरियल चेंज हो गया तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे मटेरियल सेम है, शेप चेंज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। क्लियर हुआ? इसलिए इसका रेजिस्टिविटी और इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम। क्लियर हुआ? पक्का? गुड। क्वेश्चन इसी पे छोटा सा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए सिल्वर वायर है, सिल्वर वायर है, इसका लेंथ 1000 सेंटीमीटर है एंड देन इसका रेजिस्टिविटी जो है, जो भी है 100 या 10 टू द पावर 5 मान लेते हैं ओम मीटर। एक सिल्वर है और इसका लेंथ है 100 सेंटीमीटर और इसका जो रेजिस्टिविटी है 10 टू द पावर 5 ओम मीटर है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। अब कहता है कि इसी सिल्वर वायर को स्ट्रेच करके लेंथ डबल कर दिया जाता है। इसी सिल्वर वायर का लेंथ को क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है, यानी कि 2 टाइम्स 1000 यानी कि 2000। तो इसका रेजिस्टिविटी कितना होगा। एक सिल्वर वायर है, उसका लेंथ 1000 मीटर है, रेजिस्टिविटी कितना है, 10 टू द पावर 5 ओम मीटर है। अब इसी वायर को स्ट्रेच करके लेंथ को डबल कर दिया जाता है तो रेजिस्टिविटी कितना होगा। तो हमने क्या बोला कि मटेरियल सेम है, ये भी सिल्वर है ये भी सिल्वर है, और इसी को स्ट्रेच कर रहे हैं जी। तो दोनों मटेरियल सेम है, तो मटेरियल डिफरेंट होता है तब रेजिस्टिविटी डिफरेंट होता है। अगर मटेरियल यहाँ पे सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगा। यहाँ पे रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करेगा, लेंथ बड़ा हो या छोटा हो, शेप पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए इसका रेजिस्टिविटी भी जो होगा ρ2 जो होगा ρ1 के बराबर होगा, यानी कि 10 टू द पावर 5 ओम मीटर होगा। क्लियर हो गया? आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो चलिए अब कुछ हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चंस बनाते हैं। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे बनता है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम।
कहता है कि एक बल्ब है, उस बल्ब का फिलामेंट का रेजिस्टेंस कितना है, 1200 है। अब कहता है कि अगर उस बल्ब को एक सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है जिसका पोटेंशियल या वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है, तो बताइए करंट कितना ड्रॉ करेगा बल्ब में। सिंपल कि बल्ब फिलामेंट का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है। अब बल्ब को जिस सोर्स से कनेक्ट किया गया है उस सोर्स का पोटेंशियल कितना है, 220 वोल्ट, V इक्वल टू 220 वोल्ट। अब कहता है कि बल्ब में करंट कितना ड्रॉ करेगा, यानी करंट निकालना है, यानी कि I निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, IR। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V, R क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो I, V कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1200, रेजिस्टेंस की जगह पर कट गया, 11 टाइम 2 कट गया, और ये तुम्हारा 60, यानी कि I इक्वल टू हो गया 11/60। क्या निकाले हैं करंट, यूनिट किससे रखेंगे करंट का, यानी कि एम्पियर। आपका ये आंसर, यानी कि उस बल्ब से कितना करंट ड्रॉ होगा, 11/60। अब इसको फ्रैक्शन में काट भी सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, द पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन it draw a current of 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference increase to 120 volt? कहता है कि इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस जब 60 वोल्ट था तो हीटर से करंट कितना ड्रॉ कर रहा था, यानी कितना फ्लो कर रहा था, 4 एम्पियर। जब इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल्स यानी प्लस और माइनस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट था तो करंट कितना फ्लो कर रहा था, कितना ड्रॉ कर रहा था हीटर से, 4 एम्पियर। कहता है कि अगर टर्मिनल्स के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाकर 120 वोल्ट कर दिया जाता है तो करंट कितना फ्लो करेगा। जब 60 वोल्ट था पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट हीटर से कितना फ्लो कर रहा था, 4 एम्पियर। अब कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करके 120 वोल्ट कर दिया जाएगा या कर देते हैं तो करंट कितना फ्लो करेगा। यानी कि सिंपल कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट था तो V1 इक्वल टू 60 वोल्ट, तो करंट कितना फ्लो कर रहा था, 4 एम्पियर। अब कहता है कि पोटेंशियल बढ़ा के यानी कि V2 120 कर देते हैं तो करंट क्या होगा। समझ गए आप लोग को क्या करना है। तो ओम्स लॉ हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े, V इक्वल टू IR। अगर ये ओम्स लॉ को अगर इस केस में लगाते हैं स्टार्टिंग कंडीशन में जब V1 60 वोल्ट था करंट 4 एम्पियर था, अगर इस केस में लगाते हैं तो देखिए क्या होगा। इसमें लगाते हैं तो यहाँ पे अगर इस केस में लगाए तो पोटेंशियल क्या है, V1, तो इसके जगह V1 रखनी इक्वल टू करंट क्या है, I1 करती है, रेजिस्टेंस R करती है। बताते हैं रेजिस्टेंस R क्यों, R1 क्यों नहीं, क्यों बता रहा हूं आपको। अगर इस केस में ओम्स लगाता हूं तो V2 इक्वल टू I2R। देखिए यहाँ पे दोनों केस में R1 R2 नहीं किया हूं, दोनों केस में R को सेम रखा हूं। क्यों सेम रखा हूं, क्योंकि हीटर अलग नहीं हुआ है, हीटर वही है। ये दोनों ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ एक ही हीटर में लगाया जा रहा है दो केस में, एक V1 I1 के लिए और एक V2 I2 के लिए। तो दोनों केस में इसी ओम्स लॉ को लगा रहा हूं तो क्या हीटर का रेजिस्टेंस चेंज करेगा क्या, करंट और वोल्टेज चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज करता है, नहीं करेगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हीटर के केस में हीटर का रेजिस्टेंस चेंज कर ही नहीं रहा है, दूसरे हीटर के लिए नहीं अप्लाई कर रहा है, उसी हीटर में काम कर रहे हैं। तो जब उसी हीटर में काम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं करेगा। इसलिए दोनों केस में हम क्या किए, R रखे हैं, R1 R2 नहीं रखे हैं। क्लियर।
चलिए, तो दोनों केस में आर आर है, तो काम कीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कीजिए, यानी कि V1 बाई V2 इक्वल टू I1 I2 R। ये आर आर कैंसल हो गया, ये V1 V2 इक्वल टू I1 I2, यानी कि क्या आया, V1 बाई V2 इक्वल टू I1 बाई I2। अब V1 की कितना था, 60 था, V2 कितना है, 120 है, I1 कितना था, 4 एम्पियर था, I2 निकालना है। तो ये हो गया 62 जा 120, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1/2 4/I2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 एम्पियर। क्लियर। हमने रेजिस्टेंस को बराबर क्यों लिया है, सिंपल, क्योंकि हीटर सेम है, इसलिए हीटर सेम है, हीटर अलग अलग नहीं हुआ है कि रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, हीटर वही है, उसी हीटर में करंट और पोटेंशियल को चेंज कर रहा हूं। बात समझ रहे हैं, क्लियर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ohm at 20 डिग्री सेल्सियस। If the diameter of the wire is 0.3 millimeter, what will be the resistivity of the metal at that temperature? कहता है कि एक मेटल वायर है और इस मेटल वायर का लेंथ कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, एंड रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 26 ओम दिया हुआ है। कितने टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। कितने टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। एंड देन इस मेटल वायर का डायमीटर भी दिया हुआ है, कितना, 0.3, यानी कि डायमीटर कितना दिया हुआ है, 0.3 मिलीमीटर, यानी कि मीटर में इसको बोले तो मिली का मतलब कितना होता है, 10 to the power -3 मीटर एज इट इज, यानी कि डायमीटर इक्वल टू 0.3 इंटू 10 to the power -3 मीटर। अब कहता है इसी मेटल वायर का रेजिस्टिविटी बताओ इसी टेम्परेचर पे। टेम्परेचर को चेंज करने के लिए नहीं बोला है, इसी टेम्परेचर पे बोला है इस मेटल का रेजिस्टिविटी बताओ। क्लियर। तो चलिए हम लोग क्या पढ़े थे, R इक्वल टू रो एल बाई ए पढ़े थे, याद है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आर ए इक्वल टू हो जाएगा रो एल, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए बाई, ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं, ऑलरेडी पहले भी बोल चुके हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है बहुत सारा, एंड देन आपको बोर्ड के एग्जाम में भी पूछ सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। रो इक्वल टू आर ए बाई ए। अब देखिए रेजिस्टिविटी निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, गिवन है, लेंथ चाहिए, गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए, नहीं गिवन है, बट एरिया को निकालने के लिए डायमीटर दिया हुआ है। एरिया को निकालने के लिए, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालने के लिए डायमीटर दिया हुआ है, इस डायमीटर के हेल्प से हम इस क्रॉस सेक्शन का एरिया निकाल सकते हैं। चलिए देखते कैसे निकालते हैं। तो पहले एरिया निकालते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं। तो देखिए मान लीजिए एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, क्या है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, और इसका मान लीजिए रेडियस क्या है, आर है, रेडियस क्या है, आर है। इस सर्कुलर का एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया इक्वल टू क्या होगा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल है, रेडियस आर है, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। गुड। हमें पता है सिंस आर इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि d/2 होता है। अब इस r के जगह पे ये d/2 को क्या करो, रख दो, यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा पाई, r के जगह पे क्या रखेंगे, d/2, स्क्वायर है स्क्वायर, तो a इक्वल टू हो जाएगा पाई d का स्क्वायर, a 2 का स्क्वायर, यानी कि 4, यानी कि एरिया इक्वल टू पाई/4
डी स्क्वायर। ये जो सर्कल का जो एरिया है डायमीटर के फॉर्म में है और ये जो सर्कल का जो एरिया है रेडियस के फॉर्म में है। यानी कि सर्कुलर पोर्शन का जो एरिया होता है रेडियस के फॉर्म में, यानी कि अगर एक सर्कल दिया है, अगर रेडियस क्या है आर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर एक सर्कल है, अगर डायमीटर अगर मान लीजिए डी दिया हुआ है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर। क्लियर? गुड। तो चलिए एरिया निकल चुका है। एरिया कितना हो चुका है इसका? एरिया आ चुका है सर पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या था? रेसिस्टिविटी इक्वल टू था आर ए बाई एल था। तो रो आर कितना है जो भी है हमें दीजिए, अभी लास्ट में पुट करेंगे। तो आर इक्वल टू आर इंटू ए की जगह पे क्या रखेंगे पाई बाई 4 डी स्क्वायर, नीचे एल। आर पाई ऊपर ही रहने दें, डी स्क्वायर ऊपर ही रहने दें, आर नीचे आ जाएगा तो 4l हो जाएगा। क्लियर? अब कुछ नहीं करना है, ये सब का वैल्यू रख देना है। आर का वैल्यू कितना है 26 है, पाई का रहने दीजिए, डी यहां देखिए कितना है 0.3 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। 4 है, एल का वैल्यू कितना दिया है 1 मीटर। क्लियर? गुड। यानी कि रो इक्वल टू कितना है 26 इंटू पाई इंटू 0.3 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 4। अब इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख लेंगे। एंड देन रेसिस्टिविटी निकाल रहे हैं। रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होता है ओम मीटर। क्या होता है ओम मीटर होता है। क्लियर हुआ? वेरी गुड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A has resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section 2A? कहता है कि एक वायर है और इस वायर का लेंथ L है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A। तो रेजिस्टेंस के पास कितना है 4 ओम है। पता है कि एक वायर है और इसके पास लेंथ कितना है L है, क्रॉस सेक्शन कितना है A है, तो रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम है। क्लियर? कहता है कि जिस मटेरियल की वायर जो बना है उसी मटेरियल का दूसरा वायर है, सेकेंड वायर, दूसरा वायर, अनदर वायर, जिसका लेंथ L/2 है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 2A है। यानी कि जिस मटेरियल का ये बना है उसी मटेरियल का ये भी है, बट इसका लेंथ L/2 है और इसका 2A है। क्लियर? तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा ये पूछा है। तो सेम मटेरियल जो दिया है, इस सेम मटेरियल से हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है कि मान लीजिए इसका रेजिस्टिविटी रो है, तो इसका भी रेजिस्टिविटी रो होगा। क्यों रेजिस्टिविटी रो होगा? क्योंकि कहा गया है रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। यहाँ मटेरियल का नेचर चेंज नहीं कर रहा है, दोनों का नेचर सेम है। कहने का मतलब जिस मटेरियल से ये बना है वो भी उसी मटेरियल से बना है, तो मटेरियल का नेचर चेंज नहीं कर रहा है। जब मटेरियल का नेचर नहीं करेगा चेंज, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करेगा। क्लियर? शेप भले चेंज हो रहा है, शेप चेंज होने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है, ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। क्लियर? नेचर चेंज होगा तभी रेजिस्टिविटी चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तभी चेंज होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ शेप चेंज हो रहा है, इसलिए रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा क्योंकि मटेरियल सेम है। इसलिए जो इसका रेजिस्टिविटी लूंगा उसका भी वही लूंगा क्योंकि दोनों सेम मटेरियल। क्लियर? तो चलिए मान लीजिए केस 1 इसको मान लेते हैं, तो लेंथ 1 मान लेते हैं L, इसको एरिया 1 मान लेते हैं A, इसको रेजिस्टेंस 1 मान लेते हैं। केस 2 के लिए क्रॉस सेक्शन A2 मान लेते हैं 2A, L2 मान लेते हैं L/2 एंड रेजिस्टेंस मान लेते हैं R2।
क्लियर। चलिए इस केस में फॉर्मूला लगाते हैं R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो इस केस में अगर लगाते हैं तो R क्या हो जाएगा R1, रो क्या हो जाएगा रो, एल क्या हो जाएगा L1, एरिया क्या हो जाएगा A1। क्लियर। अगर इस केस में लगाता हूं इस फॉर्मूला को, अगर इस केस में लगाता हूं, इस केस में क्या हो जाएगा R2 इक्वल टू रो इंटू L2 बाई A2। समझ गए। अब एक काम करते हैं, इसमें L2 के जगह पे L/2 रखेंगे, A2 की जगह पे 2A रखेंगे। क्लियर। तो जगह बनाते हैं, R2 की जगह पे रो L2 A2 R2। चलिए L2 की जगह पे क्या रखेंगे L/2, तो इसके जगह पर रख देते हैं L/2। A2 की जगह पे कितना रखेंगे 2A। चलिए अब R2 रखते हैं। अब यहां पे रहेगा रो L ऊपर ही रहेगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 2A। तो R2 इक्वल टू आया रो L 2 2 जा 4A। एक काम करते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं 1/4 रो L बाई A। अभी हम लोग R1 इक्वल टू क्या लिख देते हैं रो L1 बाई A1। रो L1 कितना था L था, L1 कितना था L था, तो L1 की जगह L, A1 कितना था A था, तो A, यानी कि R1 इक्वल टू रो L बाई A है। अब यहां पे देखिए क्या रो L बाई A है, यहां पे देखिए रो L बाई A है, यानी कि रो L बाई A इक्वल टू कितना है R। तो क्या इसके जगह पे R रख दूं, देयरफॉर R2 इक्वल टू 1/4। इसके जगह पे हमने क्या कर दिया R1 रख दिया, क्या कर दिया R1। क्यों कर दिया, क्योंकि बराबर है। अब ध्यान से देखिए R2 1/4, R1 कितना दिया हुआ है, R1 कितना दिया है 4, यहाँ पे 4 रख दिए, कट गया, तो R2 इक्वल टू कितना आ गया 1, यानी कि R2 कितना आया 1। आपका आंसर यही हो गया। समझ गए।